दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक शर्लॉक होम्स टाइप की बंगाली मूवी को लेकर आया हूँ, जिसकी खास बात यह है कि ये मूवी असल में हमारे देश के महान लेखक सत्यजीत रे जी ने लिखी थी और इसका नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। इस मूवी की कहानी को इतनी अच्छी तरह से लिखा गया है जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप सच में कोई सस्पेंस थ्रिलर नॉवेल पढ़ रहे हो। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। तो मूवी की शुरुआत एक थ्रिलिंग सीन से होती है, जहाँ हम एक छोटे बच्चे को जंगल के पास से गुजरते हुए देखते हैं। लेकिन तभी अचानक ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर लुढ़क कर उसकी तरफ आता है, जिसे देखकर वो बच्चा छलांग मारकर अपनी जान बचाता है। इसके बाद जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे एक और बड़ी चीज वहाँ नीचे गिरते हुए दिखती है और फिर जब वो पास जाकर देखता है तो वहाँ एक घायल आदमी होता है जो कि बुरी तरह से जख्मी होता है। ये देखकर अब वो बच्चा रोड की तरफ भागता है और फिर वो एक गाड़ी के पैसेंजर्स को रोककर उन्हें जंगल में घायल आदमी के बारे में बताता है। इसके बाद सभी उस बच्चे के साथ उस आदमी की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है, जहाँ अब हम डिटेक्टिव फेलुदा, उसके दोस्त लाल मोहन और उसके कजिन तोपेश को देखते हैं। हमें पता चलता है कि ये तीनों असल में दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। अब दोस्तों, अगर आपको फेलुदा के बारे में नहीं पता तो ये एक फेमस डिटेक्टिव है जिसकी तुलना अक्सर शर्लॉक होम्स से की जाती है। अब रास्ते में इन तीनों को भूख लगती है, जिस वजह से वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। इसी बीच अचानक फेलुदा की नजर एक सोने की रिंग पर पड़ती है जो फर्श पर पड़ी होती है, जबकि पास में बैठे एक आदमी को इसकी खबर तक नहीं होती। ये देखकर अब फेलुदा फौरन रिंग को उठाकर उस आदमी को दे देता है, जिसके बाद वो आदमी शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि मेरी ये रिंग थोड़ी ढीली है, इसलिए कभी कभार फिसल जाती है। अब इसी बीच वो आदमी अपना नाम महेश हिगुरानी बताता है। इसके बाद फेलुदा वापस अपनी सीट पर आकर लाल मोहन और तोपेश से कहता है कि पहली बार किसी ऐसे आदमी को देखा जिसके हाथ की तीनों अंगूठियां सोने की हैं, नेकलेस भी सोने का है और यहाँ तक कि सिगार होल्डर तक सोने का है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ये तीनों एक होटल में ठहरने पहुंचते हैं, जहां रिसेप्शन की फॉर्मेलिटीज शुरू होने से पहले ही होटल का मालिक खुद लाल मोहन का स्वागत करने लगता है। असल में लाल मोहन बाबू की मैनेजर से अच्छी जान पहचान थी और उन्होंने फेलुदा और उसके साथियों के लिए कमरे पहले से ही तैयार रखे थे। लेकिन फिलहाल बात यह है कि होटल बिजी होने की वजह से इन तीनों को 2 दिन के लिए एक पुराने गेस्ट श्यामलाल बाबू के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। हालांकि हम नोटिस करते हैं कि इस चीज से लाल मोहन या किसी और को कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए मैनेजर इन्हें रूम में ले जाता है जहां ये श्यामलाल बाबू से मिलते हैं। अब इस मुलाकात से समझ में आ जाता है कि इन लोगों को साथ में रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। खैर, अब रात के वक्त लाल मोहन फेलुदा को बताकर श्याम बाबू के साथ कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है, जिस पर फेलुदा पूछता है कि किधर जा रहे हो, तो लाल मोहन जवाब देता है कि यहाँ पास में एक एस्ट्रोलॉजर मिस्टर लक्ष्मण भट्टाचार्य रहते हैं, जो किसी का भी माथा छूकर उसका भविष्य और वर्तमान बता देते हैं, इसलिए हम वहीं जा रहे हैं। तो ये सुनकर फेलुदा कहता है कि अच्छा, तो मैं भी देखूं कि ये एस्ट्रोलॉजर कहाँ रहता है। तो इस तरह अब ये चारों एस्ट्रोलॉजर से मिलने निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में इन्हें एक डरावना बंगला दिखाई देता है जो सालों से बेकार पड़ा होता है और जहाँ कोई नहीं भटकता। इसके बाद श्याम बाबू इन्हें एक मकान की तरफ ले जाता है और बताता है कि ये मकान असल में मिस्टर डीजी सेन का है और मिस्टर लक्ष्मण भट्टाचार्य इसी मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। फिर फेलुदा और उसके साथी वहाँ रुक जाते हैं और बाद में फेलुदा होटल वापस लौटता है और मैनेजर से डीजी सेन के बारे में पूछताछ करता है। इस पर मैनेजर बताता है कि डीजी सेन तो बहुत अकेला इंसान है। कई सालों पहले उसकी बीबी गुजर गई और 1 साल पहले वो भूटान गए थे और पिछले महीने ही वापस आए हैं। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि भूटान से लौटने के बाद उनको अपनी याददाश्त को लेकर परेशानी हो रही है। तो इस पर फेलुदा पूछता है कि ऐसा क्यों, लेकिन मैनेजर कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता। इसके बाद फेलुदा और गहराई से पूछता है कि वो मकान जिसमें डीजी सेन रहता है, क्या वो उन्होंने ही बनवाया था? तो मैनेजर जवाब देता है, नहीं, वो उनके पिता ने बनवाया था। उनके पिता एक अमीर व्यापारी थे और उन्होंने भूटान में भी 2-3 बिल्डिंग्स बनवाए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भूटान की बिल्डिंग्स डीजी सेन के बड़े भाई को मिल गई, जबकि ये मकान डीजी सेन को मिल गया। तो इस पर फेलुदा पूछता है कि क्या डीजी सेन कोई काम करते हैं? तो मैनेजर कहता है नहीं, लेकिन उन्हें पुरानी चीजें और आर्ट कलेक्ट करने का बहुत शौक है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और तोपेश दरवाजा खोलता है और लाल मोहन वापस आ जाता है। इसके बाद लाल मोहन बताता है उस एस्ट्रोलॉजिस्ट
एस्ट्रोलॉजिस्ट ने मेरे बारे में सब बता दिया, और ना सिर्फ मेरे बारे में बल्कि फेलुदा तुम्हारे बारे में भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिसके साथ मैं रहता हूँ वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और चीजों को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करता है। अब इस पर फेलुदा कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि उसे इन बातों पर भरोसा नहीं है। पर फिर भी वो मैनेजर से डीजी सैन के बारे में और सवाल पूछता है, जिस पर मैनेजर सुझाव देता है कि शायद आपको डीजी सैन से आमने सामने मिल लेना चाहिए। तो फेलुदा कहता है कि मैं जरूर मिलना चाहूंगा, लेकिन मिलने से पहले उनका बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ, क्योंकि किसी अजनबी से बिना जानकारी के मिलना बेवकूफी है। तो इस पर मैनेजर कहता है कि टेंशन मत लीजिए, पास के मकान में मिस्टर कनुंगो रहते हैं और इस इलाके में ऐसा कोई नहीं जिसकी जानकारी उन्हें ना हो, इसलिए वो आपको डीजी सैन के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। फिर अगले दिन फेलुदा मिस्टर कनुंगो के ऑफिस जाता है, जबकि उधर लाल मोहन और तोपेश बीच पर मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं, और तभी उन्हें बीच पर एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद ये मूवी एक दूसरी करवट ले लेती है। अब फेलुदा फौरन पुलिस को खबर करता है कि डेड बॉडी के पास कोई मर्डर वेपन दिखा था क्या। तो लाल मोहन कहता है कि मर्डर वेपन तो नहीं, लेकिन वो आदमी बंगाल का नेटिव नहीं था, क्योंकि उसकी भौहें जुड़ी हुई थी, जो बंगालियों में आम नहीं होता, और साथ ही उसकी जॉ लाइन भी बंगाली जैसी नहीं थी। इस पर फेलुदा कहता है, खैर हमें डीजी सैन से मिलने जाना होगा, क्योंकि मैंने उनसे आज की अपॉइंटमेंट ली थी। इस बीच रास्ते में वो और उसके साथी उसी डेड बॉडी के पास पुलिस और लोगों को खड़ा हुआ देखते हैं, और तभी अचानक वहाँ का सब इंस्पेक्टर फेलुदा को पहचानकर उसके पास आता है, और फेलुदा उससे पूछता है कि इस मरे हुए आदमी के बारे में कुछ पता चला। तो इंस्पेक्टर कहता है कि हाँ, वो एक टैक्सी ड्राइवर था और उसका नाम रूपचंद सिंह था। साथ ही उसके ड्राइविंग लाइसेंस से पता चला कि वो नेपाल का नागरिक था और उसे गोली मारी गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि फेलुदा डीजी सैन के एड्रेस पर पहुंचता है, जहां मिस्टर सैन का सेक्रेटरी उन्हें डीजी सैन के पास ले जाता है। अब फेलुदा कहता है कि जैसे ही मुझे पता चला कि आप प्राचीन मैन्यूस्क्रिप्ट और आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं खुद को आपसे मिलने से नहीं रोक पाया। तो डीजी सैन कहता है, हाँ, मैन्यूस्क्रिप्ट इकट्ठा करने की लत मुझे बहुत सालों पहले से थी, लेकिन अब नहीं। इस पर फेलुदा कहता है, मेरे अंकल सिद्धेश्वर बोस के पास 3 लोकल लैंग्वेज में मैन्यूस्क्रिप्ट थी, इसलिए हो सकता है कि शायद आप उनसे मिले हों। तो डीजी सैन कहता है, मैं मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए कई लोगों से मिला हूँ, लेकिन अब मुझे उनके नाम तक याद नहीं। इस बीच फेलुदा पूछता है, क्या आप सिर्फ बंगाली मैन्यूस्क्रिप्ट खरीदते हैं? तो डीजी सैन कहता है, हाँ, ज्यादातर बंगाली ही हैं, लेकिन एक संस्कृत में भी है। फिर फेलुदा पूछता है, वो कितनी पुरानी है? तो डीजी सैन बताता है, वो 12वीं सदी में लिखी गई थी। इसके बाद फेलुदा कहता है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? तो इस पर अब डीजी सैन उसे अपने कमरे में ले जाता है, लेकिन यहाँ फेलुदा नोटिस करता है कि उसे चलने में तकलीफ है, क्योंकि उसे गाउट की प्रॉब्लम है। साथ ही कमरे में फेलुदा की नजर डीजी सैन की दवाइयों पर भी पड़ती है, और उन दवाइयों को देखकर उसे कुछ अजीब सा लगता है। अब डीजी सैन अपने सेक्रेटरी को कबर्ड की चाबी देकर शेल्फ खुलवाता है, जिसमें बंगाली मैन्यूस्क्रिप्ट का कलेक्शन होता है, लेकिन संस्कृत वाली अलग दराज में रखी होती है। अब डीजी सैन बताता है कि ये बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे मैं किसी को नहीं बेचूंगा, चाहे कोई कितने भी पैसे दे। तो ये सुनकर फेलुदा कहता है कि अगर कोई इसे चुरा ले तो, क्योंकि आजकल मैन्यूस्क्रिप्ट की चोरी आम बात हो गई है। तो डीजी सैन गुस्से में कहता है, हाँ, ब्लैक मार्केट में ऐसे लोग हैं और ऐसे गुनहगारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद अचानक फेलुदा को कुछ याद आता है और वो पूछता है कि आपका एक बेटा भी है ना, तो क्या उसकी कोई खबर है? जिस पर डीजी सैन गुस्से से कहता है, नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता और मुझे उसके बारे में कोई बात भी नहीं करनी। इस तरह अब फेलुदा अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। हालांकि इस बीच वो डीजी सैन की बिल्डिंग में रहने वाले एस्ट्रोलॉजिस्ट भट्टाचार्य से भी मिलना चाहता था, लेकिन उसके कमरे पर ताला लगा होता है, इसलिए ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। खैर, अब वापसी में रास्ते में एक आदमी फेलुदा को आवाज देता है और कहता है कि मैंने आपका नाम अखबारों में सुना, आप वही फेमस डिटेक्टिव फेलुदा है ना? तो फेलुदा कहता है, हाँ, बिल्कुल आपने ठीक पहचाना। अब वो आदमी कहता है कि आप उस खूनी को ढूंढने आए होंगे जिसकी डेड बॉडी बीच पर मिली थी। तो फेलुदा कहता है कि नहीं, जब तक कोई तीसरा व्यक्ति कंसल्ट ना करे, मैं बेकार में किसी केस में नहीं पड़ता। और रही बात इस केस की, तो इस खूनी को पुलिस जल्द ही पकड़ लेगी। इस तरह बात करते वक्त फेलुदा उस आदमी के हाथ में महेश हिंगुरानी के सोने की अंगूठी नोटिस करता है और उससे इस बारे में पूछने वाला होता ही है कि तभी हिंगुरानी वहां आ जाता है और फिर हमें पता चलता है कि उसने ही इस आदमी को अपनी अंगूठी और मोबाइल फोन संभालने के लिए दिया था, क्योंकि वो बीच पर नहाने गया था, यानी दोनों की अच्छी जान पहचान थी। अब हिंगुरानी वहां से चला जाता है, लेकिन उसका साथी विलास मजूमदार फेलुदा और उसके साथियों के साथ बातचीत शुरू कर देता है
अब फेलुदा सधे अंदाज में उससे पूछता है कि वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। तो विलास जवाब देता है कि मेरा नाम विलास मजूमदार है। अब ये सुनते ही फेलुदा को कुछ याद आता है और वापस पूछता है कि कहीं आप वो विलास मजूमदार तो नहीं जो पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने किसी न्यूज या आर्टिकल में आपका नाम पढ़ा था। तो ये सुनते ही विलास मुस्कुराते हुए कहता है कि आपने बिल्कुल सही पहचाना। हालांकि मैं पहाड़ों पर चढ़ाई करता था, लेकिन अब मेरा असली प्रोफेशन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है। इस तरह वो अपनी एक पुरानी फोटो निकालकर उसे दिखाता है, जिसमें मिस्टर डीजी सैन भी नजर आते हैं। अब ये देखकर फेलुदा, लालमोहन और तोपेश थोड़े हैरान हो जाते हैं। इसके बाद विलास कहानी शुरू करता है कि जब मैं काठमांडू, नेपाल में माउंटेनियरिंग के लिए गया था, तो डीजी सैन उसी होटल में ठहरे थे और उनका कमरा मेरे बगल में था। वो आगे बताता है कि इस बीच एक दिन हम दोनों साथ में जानवरों की तस्वीर खींचने पहाड़ों पर गए, लेकिन तभी अचानक किसी ने पीछे से मुझे धक्का दे दिया। हालांकि शुक्र था कि एक छोटे से बच्चे ने मुझे गिरते हुए देख लिया और कुछ लोगों की मदद से मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसके बाद मुझे ठीक होने में 3 महीने लग गए और उसके बाद ही मैं डिस्चार्ज हुआ। वो बताता है कि उस हादसे में मेरी जान तो बच गई, लेकिन तब से मेरी आधी याददाश्त गायब हो गई, क्योंकि कुछ बातें तो मुझे अच्छी तरह से याद हैं, जबकि बहुत कुछ दिमाग से पूरी तरह से मिट चुका है। तो इतना सब सुनकर अब फेलुदा सवाल करता है कि अच्छा, वैसे डीजी सैन काठमांडू क्यों गए थे? क्या उन्हें वहाँ कोई मैन्युस्क्रिप्ट खरीदनी थी? तो विलास कहता है कि ये तो मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन एक घटना बताता हूँ जो शायद आपकी मदद कर सके। इस तरह विलास आगे कहता है कि असल में मैं और डीजी सैन जिस होटल में रुके थे, वहाँ की खास बात ये थी कि वहाँ के सारे कमरों की चाबियाँ एक ही थी, यानी कोई भी आदमी अपनी चाबी से किसी दूसरे का कमरा खोल सकता था। और इसी चक्कर में एक बार गलती से मैंने डीजी सैन का कमरा खोल दिया, लेकिन तभी अंदर घुसते ही मैंने देखा कि वहाँ वो 2 नेपाली नागरिकों से कोई सामान ले रहे थे, और जैसे ही उन लोगों ने मुझे देखा तो वो थोड़ा हड़बड़ा गए। हालांकि मैंने वो चीज तब नोटिस नहीं की और बस इतना देखकर मैं सॉरी कहकर वहाँ से बाहर निकल गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इसके ठीक अगली सुबह ही मेरा वो पहाड़ से गिरने का हादसा हो गया। अब ये सुनकर फेलुदा के दिमाग में भी कई चीजें चलने लगती हैं, इसलिए वो उससे पूछता है कि आपको याद है कि आपको धक्का किसने दिया था? तो विलास निराश होकर कहता है कि नहीं, वो बात तो मैं पूरी तरह से भूल चुका हूँ। लेकिन तभी लालमोहन बीच में बोलते हुए कहता है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर को जानता हूँ जो बता सकता है कि आपको धक्का किसने दिया। तो ये सुनकर विलास बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और फिर ये लोग उसके पास जाने का डिसीजन लेते हैं। तो इस तरह उसी शाम ये चारों एस्ट्रोलॉजर लक्ष्मण भट्टाचार्य से मिलने पहुंच जाते हैं, जहां भट्टाचार्य उनका अच्छे से स्वागत करता है। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर विलास के माथे के पीनियल ग्लैंड पर पड़ती है, जिसके बाद वो हैरानी से कहता है कि तुम्हारे सिर के बीच में ये मस्सा ठीक 3rd आई वाली जगह पर है। जिस पर फेलुदा तुरंत टिप्पणी करता है और दिमाग के इसी हिस्से को छूकर आप लोगों का वर्तमान और अतीत बताते हैं। तो भट्टाचार्य मुस्कुराकर कहता है, हाँ बिल्कुल, 3rd आई इस दुनिया की सबसे विचित्र चीजों में से एक है, जिसे समझना हर किसी के बस में नहीं है। इस तरह वो आदमी एक बात बताता है कि बचपन में मेरे अंकल ने मुझसे उनका सर मसाज करने को कहा था, लेकिन तभी गलती से मेरा हाथ उनके सिर के बीच में पड़ गया और मुझे उनके भूत, भविष्य, वर्तमान सब नजर आने लगे और तभी से मुझे ये शक्ति मिल गई, या मान लो कि तभी से मुझे पता चला कि मेरे अंदर ये शक्ति है। खैर, अब भट्टाचार्य विलास की पीनियल ग्लैंड को छूता है और इसके बाद वो उसके अतीत की सारी घटनाएं एक एक करके बताने लगता है, जैसे कि कब उसने स्कूल ग्रेजुएट किया और उसने कौन कौन सी नौकरियां की और उसके साथ कौन कौन से हादसे हुए। तो अब ये सब सुनकर विलास को चक्कर आने लगते हैं, जिसके बाद भट्टाचार्य अचानक हाथ खींचकर कहता है, तुम्हें तो इस वक्त जिंदा ही नहीं होना चाहिए था, यानी जरूर किसी दैवी शक्ति ने तुम्हें बचाया है। तो लालमोहन पूछता है, तो क्या आपने देखा कि पहाड़ से धक्का किसने दिया? जिस पर भट्टाचार्य गंभीर होकर कहता है कि हाँ, मुझे पता तो है, लेकिन ये जानकारी मैं किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया तो भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे और शायद मेरी शक्ति भी चली जाएगी। तो इस तरह ये सब सुनकर वहाँ से सभी लोग खाली हाथ लौट आते हैं। इसके बाद रात में विलास फेलुदा के साथियों से कहता है कि जिस दिन मैं डीजी सैन के कमरे में घुसा, शायद वो वहाँ पर नेपाली नागरिकों के साथ कोई गैर कानूनी काम कर रहे थे और इसी वजह से वहाँ मुझे देखकर उन्हें डर लगा होगा और इसीलिए अगले दिन उन्होंने मुझे पोखरा जाने के लिए इनवाइट किया होगा, जबकि उस वक्त मुझे लगा कि मैं वहाँ पर फोटोज खींच लूंगा, इसलिए जाने में कोई हर्ज नहीं है। वो आगे बताता है कि वहाँ जंगल में मैं अकेला था और फोटोज को कैप्चर कर रहा था और तभी मुझे पीछे से किसी ने धक्का मारा और काश उस दिन मैंने उसका चेहरा देख लिया होता। इस तरह अब वो अपनी किस्मत पर रिग्रेट करने लगता है।
अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ होटल वापस लौटते वक्त रास्ते में इनको हिंगू रानी मिलता है और वो भी बहुत गुस्से में। अब हम देखते हैं कि वो उनको बताता है कि मैं डीजी सेन के घर गया था और वो भी उनकी संस्कृत की मैन्युस्क्रिप्ट खरीदने, लेकिन 2.5 करोड़ का लालच देकर भी उसने वो नहीं बेची और अब मुझे लगता है कि वो मैन्युस्क्रिप्ट असल में चोरी की हुई है। वो कहता है कि मुझे पता चला था कि भटकाऊ के पैलेस म्यूजियम से 3 मैन्युस्क्रिप्ट चोरी हुई थी, जिसमें से 2 तो मिल गई, लेकिन एक अभी भी गायब है और वो शायद यही वाली मैन्युस्क्रिप्ट है। तभी अचानक लालमोहन उससे पूछता है कि ये भटकाऊ कहाँ है, जिस पर हिंगू रानी जवाब देता है कि काठमांडू से 10 किलोमीटर दूर। लेकिन इस बीच हमें पता चलता है कि फेलुदा को हिंगू रानी की चोरी वाली बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसका मानना था कि कोई भी आदमी चुराई हुई चीज किसी और को नहीं दिखाता। इसी बीच हिंगू रानी कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास 3 दिन हैं और इन 3 दिनों में मैं किसी भी तरह से उस मैन्युस्क्रिप्ट को हथिया लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब रात की वॉक के दौरान फेलुदा अपने साथियों से कहता है इस केस में कोई बड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि जितना आसान ये सब दिख रहा है उतना आसान नहीं है। इस तरह वो बताता है कि पहली गड़बड़ी ये है कि डीजी सेन के सेक्रेटरी ने कहा था कि उन्हें गाउट है और चलने में दिक्कत है, लेकिन जब मैंने उनकी दवाइयों को देखा तो उसमें गाउट की एक भी दवा नहीं थी और जो दवाइयाँ वहाँ थी वो मैंने किसी मैगजीन में देखी थी। इसके बाद तोपेश कहता है कि डीजी सेन के बारे में एक और अजीब बात है कि उन्हें अपने बेटे की कोई खबर नहीं। तो फेलुदा भी गंभीर होकर उससे कहता है कि हाँ, एकदम सही कहा, क्योंकि दुनिया का कोई बाप ऐसा नहीं है जो अपने बेटे की खोज न करे। इसका मतलब जरूर डीजी सेन झूठ बोल रहे हैं। खैर, अब अगली सुबह का सीन डीजी सेन के घर से शुरू होता है, जहां हम देखते हैं कि विलास उनसे मिलने आता है, लेकिन यहाँ हम नोटिस करते हैं कि डीजी सेन उसे देखते ही कांपने लगते हैं और अपने सेक्रेटरी से उसे भगा देने को कहते हैं। हालांकि ये देखकर अब विलास को कुछ समझ में नहीं आता, जिसके बाद सेक्रेटरी ये बात फोन पर फेलुदा को बताता है कि मैंने डीजी सेन को दवा दे दी है और अब उनकी हालत ठीक है, वो आराम कर रहे हैं। जिस पर फेलुदा उससे कहता है कि ठीक किया, लेकिन तभी वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे पर्सनली आकर मिल सकते हो। तो सेक्रेटरी बिना किसी ना नुकुर के मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी दिन फेलुदा के दोनों साथी भुवनेश्वर घूमने जा रहे थे और फेलुदा उन्हें विदा कर रहा था, लेकिन तभी विलास अचानक उनसे मिलने आता है और बताता है कि डीजी सेन ने मुझे देखते ही ऐसा बिहेव किया जैसे उसने भूत देख लिया हो। और इसी बीच मेरा ध्यान गया कि उनका चेहरा 1 साल पहले वाले डीजी सेन से बिल्कुल अलग लग रहा था। इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा उनकी पहचान से रह रहा हो और विलास को पहचानने के डर से नाटक कर रहा हो। तो हम देखते हैं कि अब फेलुदा को इस बात में कुछ दम नजर आता है। तभी अचानक विलास पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर फेलुदा बताता है कि मेरे साथी भुवनेश्वर घूमने जा रहे हैं, लेकिन उनके लौटने तक मैं यहीं रुकूंगा। जिस पर विलास कहता है कि मेरा प्लान भी आज रात तक का था, इसके बाद मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा। इस तरह अब हम देखते हैं कि लालमोहन और तोपेश भुवनेश्वर के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ घूमने लगते हैं। लेकिन इसी बीच रात को होटल लौटने पर फेलुदा उन्हें गायब मिलता है। अब वो उसको इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब वो नहीं मिलता तो वो दोनों घबरा जाते हैं। इसके बाद वो सोचते हैं कि कहीं वो बीच पर घूमने तो नहीं गया, इसलिए अब वो उसे ढूंढते हुए बीच पर पहुंच जाते हैं। तभी अचानक तोपेश किसी चीज से टकराकर गिर जाता है और फिर वो देखते हैं कि वहाँ नीचे फेलुदा बेहोश पड़ा हुआ है, जिसके सिर पर चोट लगी हुई है और उससे खून निकल रहा है। इसके बाद ये दोनों उसे होश में लाते हैं और फिर घर पहुंचकर उससे पूछते हैं कि वहाँ कैसे बेहोश हो गए, लेकिन फेलुदा का कहना था कि उसको कुछ भी याद नहीं। लेकिन तभी अचानक मैनेजर एक आदमी के साथ वहाँ आता है, जिसका वो सभी से इंट्रोडक्शन करवाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी असल में डीजी सेन का बेटा महिम सेन होता है। अब महिम सभी को बताता है कि मैं असल में बिजनेस पर्पस से यहाँ आया था, लेकिन जब मैनेजर ने मुझे बताया कि फेलुदा मुझसे मिलना चाहते थे तो मैं सीधे यहाँ चला आया। इसके बाद फेलुदा कहता है हम पहले आपके पिता से मिले थे और उन्होंने आपके बारे में पूछते ही कहा था कि उन्हें आपकी कोई खबर नहीं। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो महिम कहता है कि मेरे पिता चाहते थे कि मैं उनकी हॉबी यानी आर्ट सेक्टर में काम करूं, लेकिन सच बात यह है कि मुझे शुरू से कला की समझ नहीं थी, इसीलिए मैं कॉर्पोरेट में चला गया, जिससे वो काफी नाराज हो गए और उसके बाद उन्होंने मुझसे बात तक करना बंद कर दिया। अब ये सुनकर फेलुदा सुझाव देता है कि आपको अपने पिता से मिल लेना चाहिए। आज सुबह ही उन्होंने 2 अमेरिकियों को मैन्युस्क्रिप्ट दिखाने बुलाया था, लेकिन वो 12वीं सदी की मैन्युस्क्रिप्ट गायब थी और साथ ही सेक्रेटरी भी गायब है, इसलिए मुझे शक है कि शायद वो ही मैन्युस्क्रिप्ट लेकर भाग गया होगा। ऊपर से आपके पिता डीजी सेन की तबीयत भी बहुत खराब है।
अब ये सुनकर महिम को झटका लगता है, जिसके बाद फेलुदा कहता है कि आपको पता है कि आपके पिता गाउट से पीड़ित हैं। तो महिम हैरान होकर कहता है कि गाउट? मुझे तो नहीं पता, और वैसे भी 2-3 महीने पहले मैंने उन्हें टहलते घूमते देखा था, तो अचानक से उन्हें गाउट की इतनी परेशानी होना इम्पॉसिबल है। अब ये सुनकर फेलुदा भी शॉक्ड रह जाता है, जिसके बाद सभी महिम को वापस भेजकर केस पर गहराई से चर्चा शुरू कर देते हैं। इसके बाद सीन अगली सुबह से शुरू होता है, जहां फेलुदा अपने दोनों साथियों लाल मोहन और तोपेश के साथ मिस्टर डीजी सेन से मिलने जा रहा होता है। लेकिन तभी रास्ते में उसकी नजर फिर से उसी पुराने खंडहर पर पड़ती है, लेकिन पिछली बार की तरह वो उसे इस बार इग्नोर नहीं करता। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने साथियों को साथ लेकर खंडहर के अंदर चला जाता है, और जैसे ही वो लोग खंडहर के अंदर जाते हैं, वैसे ही उन्हें वहाँ नीचे किसी के ताजे फुटप्रिंट्स नजर आते हैं, जिसे देखकर ये लोग शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन उनके लिए इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि वहाँ उन्हें खून का हल्का सा निशान भी दिखाई देता है। अब ये देखकर फेलुदा का तेज दिमाग काम करने लगता है, और वो कहता है कि अब हमें इस घर के अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इसके बाद खंडहर के उस घर के अंदर कदम रखते ही फेलुदा को बहुत ही हैरानी होती है, क्योंकि बाहर से वो घर जितना बेकार और गंदा लग रहा था, वो असल में उससे कहीं ज्यादा साफ और व्यवस्थित होता है। इसके बाद फेलुदा देखता है कि वहाँ कुछ ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जिनसे मैन्यूस्क्रिप्ट की नकली कॉपियां तैयार की जाती हैं। फिर फेलुदा कहता है कि मुझे लगता है कि शायद सेक्रेटरी यहाँ छुपकर डीजी सैन के लिए नकली मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार करता है, और अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि डीजी सैन के कबर्ड में हमने जो मैन्यूस्क्रिप्ट का ढेर देखा था, उनमें से आधी मैन्यूस्क्रिप्ट नकली थी। वो आगे कहता है कि असल में ऐसा होता होगा कि बाद में सेक्रेटरी इन्हें असली से बदलकर हिंगू रानी जैसे अमीर लोगों को बेच देता होगा। अब तभी अचानक आसपास की चीजों को देखते हुए लाल मोहन को एक दरवाजा दिखता है, जो किसी रूम का दरवाजा था। इसलिए जब लाल मोहन उस कमरे का दरवाजा खोलता है, तो वो अंदर का सीन देखकर वहीं बेहोश होने लगता है। इसके बाद जब बाकी लोग वहां आकर देखते हैं, तो सबसे ज्यादा हैरानी फेलुदा को होती है, क्योंकि अभी तक वो जिस सेक्रेटरी को इस चीज का असली गुनहगार समझ रहा था, वही अब उसके सामने वहां मरा हुआ पड़ा था। अब उसकी लाश को देखकर यह साफ समझ में आ रहा था कि उसे वहां बेरहमी से मारा गया है। अब इसके बाद ये तीनों फौरन डीजी सैन के घर पहुंचते हैं, ताकि उन्हें उनके सेक्रेटरी के मर्डर के बारे में बता सकें। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि घर के बाहर असल में डीजी सेन का बेटा महिम सेन खड़ा होता है, और वहां पर फेलुदा नोटिस करता है कि महिम सेन के साथ उसके पिता का डॉक्टर भी वहां खड़ा होता है। अब वहां फेलुदा पहले से कुछ नहीं बताता, और उल्टा डॉक्टर से पूछता है कि अब डीजी सर के क्या हालचाल हैं। तो यहाँ वो डॉक्टर फेलुदा को बताता है कि असल में मिस्टर डीजी सैन को लंबे समय से एमनीशिया की प्रॉब्लम थी, और मैं समय समय पर उनका इलाज करने आता था। फिलहाल वो ठीक हैं, बस उन्हें देखकर लग रहा है कि वो किसी टेंशन में हैं। अब ये सब सुनकर फेलुदा वहाँ मौजूद महिम को उसके पिता के सेक्रेटरी की मौत की खबर देता है, जिसे सुनकर महिम शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होटल में लौटकर फेलुदा लालमोहन को बताता है कि सेक्रेटरी की हत्या कल रात 8 से 10 बजे के बीच हुई थी, और जिस तरह से उसके ऊपर हमला हुआ है, उसे देखकर लगता है कि उसके ऊपर किसी भारी ऑब्जेक्ट से हमला हुआ था। अब ये सुनकर लालमोहन हैरानी से कहता है कि पुरी में आखिर ये सब चल क्या रहा है। सोचो, पिछले 5 दिन में 2 मर्डर हो चुके हैं, और अभी तक कातिल का कुछ पता नहीं, और पुलिस के हाथों भी कोई बड़ा सुराग नहीं लगा है, वरना अब तक हमें अखबार से पता चल जाता। तो अब ये सुनकर तोपेश फेलुदा से कहता है कि शायद जिसकी लाश हमें पहले मिली, उसको मारने वाला और फिर बाद में सेक्रेटरी का कातिल, साथ ही जिसने आपको घायल किया, ये तीनों काम एक ही आदमी के हो सकते हैं। तो ये सुनकर फेलुदा भी गंभीर होकर कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और मैं भी यही जानना चाहता हूँ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, क्योंकि आज रात को ही हमें पता चल जाएगा कि इसके पीछे असल में किसका हाथ है। तो ये सुनकर लालमोहन हैरानी से पूछता है कि वो कैसे, आखिर हमें कैसे पता चलेगा। तो फेलुदा रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहता है कि वो तो मैं रात को ही बताऊंगा। अब इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि डिनर करने के बाद जल्दी जल्दी फेलुदा और उसके साथी खंडहर के सामने छुपकर किसी के आने का इंतजार करने लगते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि फेलुदा को भी यकीन है कि असली खूनी आज रात उसे यहीं पर दिखेगा। अब ये लोग वहाँ पर कातिल का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर 2 अलग अलग आदमी खंडहर के पास आते हुए दिखते हैं। अब ये देखते ही वो तीनों फौरन साथ में जाते हैं और उन दोनों को जाकर पकड़ लेते हैं। इसके बाद अपने सामने उन्हें जो दिखता है, उससे उन तीनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें से पहला आदमी होता है विलास और दूसरा आदमी होता है डीजी सैन का किराएदार ज्योतिष भट्टाचार्य। अब चूंकि फेलुदा ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था,
इसलिए ठीक उसी समय पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उन दोनों को वहाँ से अरेस्ट करके ले जाने लगती है। लेकिन इसी बीच फेलुदा पुलिस से कहता है कि सर, इन्हें अरेस्ट करने से पहले मुझे इनसे बात करनी है। तो अब पुलिस वाला फेलुदा के जान पहचान का होने की वजह से उसे ये अलाउ कर देता है, जिसके बाद ये सीन एक ग्रैंड कन्फ्रंटेशन की ओर बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सच्चाई को उजागर करने से पहले फेलुदा खंडहर में सभी को यानी डीजी सेन, उनके बेटे महिम, विलास, भट्टाचार्य और पुलिस को इकट्ठा करने लगता है। और फिर आखिर में वो विलास की तरफ इशारा करते हुए डीजी सेन से पूछता है कि सर, आपको ये आदमी याद है? तो डीजी सेन गुस्से से कहता है कि हाँ, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। इसके बाद फेलुदा सभी के सामने खुलासा करता है कि इस आदमी का असली नाम अनिमेश कुमार सरकार है और ये विलास नाम की झूठी पहचान बताकर यहाँ आया है। तो ये सुनते ही अनिमेश उर्फ विलास चिल्लाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं विलास मजूमदार हूँ। लेकिन फेलुदा उससे कहता है कि विलास तुम्हारी झूठी पहचान थी। हाँ, लेकिन विलास मजूमदार नाम का एक माउंटेनियर सच में था, लेकिन पहाड़ से गिरने की वजह से उसके सर में गहरी चोट लगी थी, जिसके बाद उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, पर वहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और फिर तुमने उसकी आइडेंटिटी चुरा ली, जबकि असल में तुम्हारा नाम अनिमेश कुमार है और तुम मैन्युस्क्रिप्ट की तस्करी का काम करते हो। वो आगे कहता है कि जब डीजी सेन और अनिमेश काठमांडू के होटल में थे, तब अनिमेश के चोरों ने भाटनगर से वहाँ की बेशकीमती मैन्युस्क्रिप्ट चुराई थी। और इससे आगे की कहानी अब हमें डीजी सेन सर आप ही बताएंगे कि आपके साथ आगे क्या हुआ। तो ये सब सुनने के बाद डीजी सेन कहता है कि जिस होटल में हम रुके, वहाँ की खासियत ये थी कि सभी रूम्स की चाबियां एक जैसी थी, जिस वजह से कोई भी किसी के रूम में सेम चाबी से आ जा सकता था। और इसी तरह जब मैं लंच के बाद किसी और के कमरे को अपना कमरा समझकर अंदर घुसा, तो मुझे पता चला कि मैं गलती से उस वक्त विलास के कमरे में घुस गया था। लेकिन वहाँ जैसे ही मैं घुसा तो मैंने उसे चोरों के साथ मैन्युस्क्रिप्ट लेते देखा, पर फिर भी मैं उस वक्त कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं ऐसा शक कर भी नहीं सकता था। फिर वो आगे बताते हैं कि इसके बाद जब उसी रात डिनर के दौरान किसी ने मेरे सिर पर जोरदार चीज मारी, तो मैं वहीं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक हॉस्पिटल में था और मेरी याददाश्त चली गई थी। अब ये सुनकर फेलुदा कहता है कि आपको बेहोश करने वाला कोई और नहीं बल्कि विलास यानी अनिमेश ही था, क्योंकि उसे डर था कि आपको शायद उसके तस्करी के काम का पता चल गया है, इसलिए उसने वही किया जो उसे ठीक लगा, जिस वजह से उसने आपको बेहोश करके पहाड़ी पर से धक्का दे दिया। और ये काम उस अकेले का नहीं था, बल्कि इसमें उसकी मदद ड्राइवर रूपचंद सिंह ने भी की थी। अब फेलुदा आगे बताता है कि अब 1 साल बाद जब अनिमेश चुराई हुई मैन्युस्क्रिप्ट बेचने के लिए पुरी आया, तो यहाँ पर भट्टाचार्य ने उसे बताया कि डीजी सेन असल में अभी भी जिंदा हैं और उनकी याददाश्त कभी भी वापस आ सकती है। तो ये सुनकर भट्टाचार्य चिल्लाता है कि ये तुम बेकार की बातें कर रहे हो, मैं तो विलास को पहले से जानता तक नहीं। तो फेलुदा इस पर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तो फिर जब हम पहली बार विलास को आपके कमरे में ले गए थे, तो आपने उसे अलग क्यों बिठाया? आखिर आपको पहले से कैसे पता था कि यही विलास है? तो ये सुनकर भट्टाचार्य चुप हो जाता है। इसके बाद फेलुदा आगे कहता है कि जब अनिमेश को पता चला कि डीजी सेन की याददाश्त चली गई है, तो उसने एक प्लान बनाया ताकि आगे के लिए भी किस्सा खत्म किया जा सके, क्योंकि वो वैसे भी डीजी सेन की संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट चुराकर हिंगू रानी को बेचना चाहता था, जो इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे देने को पहले से तैयार था। इसीलिए उस वक्त अनिमेश को वो मैन्युस्क्रिप्ट हिंगू रानी के पुरी से वापस जाने से पहले चुरानी थी। लेकिन अब इस रास्ते में उसके लिए 3 सबसे बड़ी समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या थी वो ड्राइवर रूपचंद, जो कि वापस आ गया था और उसे पैसे के लिए लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। इसीलिए जब अनिमेश को उससे दूर होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला, तो उसने उसे मार डाला। फिर फेलुदा आगे कहता है कि उसकी दूसरी प्रॉब्लम था मैं खुद, क्योंकि वो जानता था कि मेरे रहते वो अपनी पहचान ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा सकता। तो इसीलिए उसने मुझे उलझाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी ताकि मैं उस पर कम से कम शक करूं और साथ ही सब ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि विलास नहीं बल्कि खुद डीजी सेन मैन्युस्क्रिप्ट की तस्करी करते थे। तो इसके बाद लालमोहन पूछता है कि फिर तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? तो फेलुदा बताता है कि तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम था डीजी सेन का सेक्रेटरी। वो बताता है कि असल में ये भट्टाचार्य विलास के लिए ही काम करता था और फिर जिस वक्त डीजी सेन सो रहे थे, तो भट्टाचार्य ने जाकर उनकी वो मैन्युस्क्रिप्ट चुरा ली। वो कहता है कि इसके बाद वो उन मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर निकल गया और फिर उसने खंडहर में जाकर उसकी नकली कॉपियां तैयार की। लेकिन फिर सुबह होते ही सेक्रेटरी आज जल्दी वहाँ आ गया था और इस बीच आते ही उसने नोटिस किया था कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि थोड़ा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। इसके बाद जब उसने ड्रॉअर में चेक किया
तो उसे पता चला कि वहाँ पर रखी असली मैन्यूस्क्रिप्ट को किसी ने नकली मैन्यूस्क्रिप्ट से बदल दिया है। अब ये पता चलते ही उसने देर नहीं की और वो फौरन बाहर की तरफ भागा ताकि उस चोर को पकड़ सके। और इसी बीच जब वो बाहर गया तो उसने देखा कि खंडहर के पास भट्टाचार्य खड़ा हुआ है और असल में भट्टाचार्य वहाँ विलास का इंतजार कर रहा था ताकि वो उसे मैन्यूस्क्रिप्ट दे सके। लेकिन अब जैसे ही सेक्रेटरी उसके सामने आया और उसने उससे पूछा कि तुम ये मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर यहाँ क्यों आए हो और आखिर तुमने ये क्यों चुराई, तो इस पर भट्टाचार्य कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो उसको देखकर पहले से ही काफी डर चुका था। इसलिए इसी डर के चलते हम देखते हैं कि वो सेक्रेटरी को वहीं पर जान से मार देता है। लेकिन दूसरी तरफ तब तक सुबह 9:30 बजे डीजी सेन ने पुलिस को खबर कर दी थी, जिसकी वजह से पुलिस चौकन्नी हो गई थी और विलास के लिए अब उस मैन्यूस्क्रिप्ट की तस्करी करना मुश्किल हो गई थी। इसी बीच एक और दिक्कत भट्टाचार्य के सामने थी। इस तरह फेलुदा आगे बताता है कि जब वो उस हथियार को समंदर में बहाने जा रहा था जिससे उसने सेक्रेटरी का मर्डर किया था, ठीक उसी वक्त मैं वहाँ पहुँच गया, जिस वजह से मुझे देखकर वो घबरा गया और उसने मुझे चोट मारकर घायल कर दिया। अब इसी जल्दबाजी में उसने वही असली मैन्यूस्क्रिप्ट इस्तेमाल की जो उसके पास थी और उससे हुआ ये कि उस मैन्यूस्क्रिप्ट में खून का दाग लग गया, जिससे वो मैन्यूस्क्रिप्ट बेकार हो गई। और फिर भट्टाचार्य को जब कुछ नहीं सूझा तो उसने उस मैन्यूस्क्रिप्ट को समंदर में बहा दिया। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही ये बात डीजी सेन को पता चलती है तो वो काफी निराश हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए वो उनकी पसंदीदा मैन्यूस्क्रिप्ट थी। लेकिन ये देखकर फेलुदा उनसे कहता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि समुद्र जिस तरह चीजें दूर ले जाता है वैसे ही वो वापस भी ले आता है। और ऐसा कहते हुए वो असली मैन्यूस्क्रिप्ट को निकालकर वापस डीजी सेन को सौंप देता है। अब ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये मैन्यूस्क्रिप्ट उसके पास कैसे आई। तभी अचानक लालमोहन उससे हैरानी से पूछता है कि आखिर ये तुम्हें कहां से मिली। तो फेलुदा उसे बताता है कि असल में ये मछुआरों की बस्ती में तैरती हुई आ गई थी और चूंकि उन्हें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं था इसलिए उन्होंने मुझे ये सस्ते में दे दी। इस तरह अब आखिर में पुलिस विलास और भट्टाचार्य को अरेस्ट करके ले जाती है। और फिर जब अगली सुबह मिस्ट्री सुलझने के बाद फेलुदा डीजी सेन के पास आता है तो वो उनसे कहता है कि अभी एक रहस्य बाकी है और वो ये कि आपको कभी गाउट की प्रॉब्लम नहीं थी, ये सिर्फ एक झूठ था, है ना। तो इस पर डीजी सेन स्वीकार करता है कि हाँ ये सच है। असल में पहाड़ से गिरने के बाद मैं अपना दायां पैर गंवा बैठा था और इसी वजह से मुझे नकली पैर लगवाना पड़ा जिससे मुझे चलने में दिक्कत होती थी। पर मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ही सेक्रेटरी के साथ मिलकर गाउट का बहाना बनाया। फिर हम देखते हैं कि ऐसा कहते ही वो अपना नकली पैर सभी को दिखाता है और फिर ये मूवी एक शानदार ट्विस्ट के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। खैर तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।